जसबी रोबी के इस हिंदी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 7 बसंत पुस्तक का पाठ ले रहे हैं, हिमालय की बेटियां, जिसके लेखक हैं नागा अर्जुन। लेखक ने इस पाठ में हिमालय पर्वत का मानवीकरण कर दिया है, जिसके कारण ये पाठक अत्यंत रोचक बन पड़ा है। हिमालय की बेटियां भला कौन हो सकती हैं? हिमालय पर्वत से निकलने वाली उसकी नदियां। लेखक कहते हैं कि उन्होंने इन नदियों को बहुत दूर से देखा था। तब ये नदियां उन्हें बड़ी शांत, गंभीर, अपने में खोई हुई किसी संभ्रांत प्रतिष्ठित महिला की भांति दिखाई देती थी। लेखक के मन में इन नदियों के प्रति आदर और श्रद्धा के भाव हैं। वे कहते हैं कि जैसे वे माँ, दादी, मौसी, मामी की गोद में खेला करते, उसी तरह वो इन नदियों की धाराओं में डुबकियां लगाया करते थे। लेखक कहते हैं कि जब उन्होंने हिमालय के कंधे पर चढ़कर इन नदियों को देखा, तब इनका रूप कुछ अलग ही था। हिमालय के कंधे यानी कि जब लेखक हिमालय पर घूमने आए, तब उन्होंने वहाँ नदियों को देखा जो कि बहुत दुबली पतली थी। यही दुबली पतली गंगा, सतलुज, यमुना समतल मैदानों में उतरकर कैसे एक विशाल रूप धारण कर लेती हैं, इसके लिए लेखक के मन में प्रश्न उठता है। वे कहते हैं कि ये नदियाँ हिमालय से जब निकलती हैं तो इनका उछलना कूदना, इनका उल्लास देखते ही बनता है। ये टेढ़े मेढ़े रास्तों से उछलती कूदती, अपनी बाल लीला करती हुई आगे बढ़ती हैं। इनको देखकर अत्यंत कौतूहल होता है, विस्मय होता है। ये हिमालय पर्वत की घाटियाँ, बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, ये सभी इनके लीला निकेतन हैं। आप देखते हैं कि पहाड़ों में हमें कई तरह के समतल मैदान भी नज़र आते हैं, जो कि उतार चढ़ाव के साथ बने होते हैं, और वहीं हरी भरी घाटियाँ भी हैं। तो ये सारा स्थान, ये इन नदियों का लीला निकेतन है, यानी उनकी बचपन के दिनों में उछल कूद का एक स्थान है, जहाँ पर ये भरपूर अपनी जो लीला है वो दिखाती हैं, अपने करतब दिखाती हैं। फिर इसी तरह वो धीरे धीरे जंगलों की तरफ बढ़ती हैं, जहाँ पर देवदार के ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा और कैल के वृक्ष हैं। और लेखक को लगता है मानो कि वे इन जंगलों में खो जाती हैं और इन पेड़ों की छाँव में बैठकर अपनी बीती बातें याद करने का उन्हें मौका मिलता है। तो इस तरह हिमालय को एक पिता के रूप में उन्होंने चित्रित किया है, और उनकी बेटियां यानी उनकी जो उनसे निकलने वाली जो नदियां हैं, उन्हें उन्होंने हिमालय की बेटियों के रूप में चित्रित किया है। लेखक दो बड़ी नदियों को याद करते हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, जो कि एक विशाल नदियां हैं जो हिमालय पर्वत से ही निकलती हैं, और तब उन्हें याद हो जाती हैं और बहुत सी नदियों के नाम याद हो आते हैं, सतलुज, रावी, ब्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी। लेखक को लगता है कि ये बुढ़ा हिमालय अपनी बेटी नटखट बेटियों की शरारतों पर सिर धुनता होगा। देखिए कितनी सुंदर कल्पना की है। पिता को उन्होंने वृद्ध यानी एक बूढ़े पिता के रूप में दर्शा दिया, और अपनी नटखट बेटियों की लीलाओं को देखकर
पूरे हिमालय के क्षेत्र में जब आप जाएंगे तो वहाँ नदियों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो एक बच्चों के समान उछल कूद कर रही हैं, भाग दौड़ रही हैं। और उनकी शरारतों को देखकर हिमालय पर्वत जो है वो एक पिता की भांति उन्हें पछतावा होता होगा, वे सिर धुनते होंगे। अब लेखक याद करता है कि जब ये नदियाँ वहाँ से हिमालय पर्वत के ग्लेशियर से निकलती हैं तो उसको उन्होंने एक बहुत सुंदर कल्पना के माध्यम से प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं कि ये जल क्या है, दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद इकट्ठा होकर नदियों के रूप में बह रही है। और ये एक एक जो बूंद इकट्ठी हो रही है ये लगातार समुद्र की ओर प्रवाहित हो रही है। और उन्हें लगता है कि समुद्र जो है वो बहुत सौभाग्यशाली है, क्योंकि हिमालय की बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय तो उसी को मिला है। क्योंकि हम देखें कि लगातार नदियों का जल हिमालय से निकलते हुए समतल मैदानों से होते हुए समुद्र की तरफ बढ़ता है और समुद्र में जाकर मिल जाता है। तो मैदान में नदियों का विशाल रूप देखने वालों के मन में शायद वे कहते हैं ये बात आ सके। बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर खेलना कैसा लगता है, और फिर वही बालिकाएं जो कि नंग धड़ंग होकर खेल रही थी अपने पिता की गोद में हिमालय पर्वत में, वही लेखक को बड़ा लुभावना प्रतीत होता है। और वही लेखक कल्पना करते हैं कि हिमालय जो है वो ससुर का रोल निभा रहे हैं और समुद्र उनका दामाद है। तो इस प्रकार ये अत्यंत ही रोचक सी कल्पना लेखक ने यहाँ की है। इस अवसर पर लेखक को संस्कृत के महाकवि कालिदास जी के मेघदूत की याद हो आती है। वे कहते हैं कि विरही यक्ष ने भी मेघों के माध्यम से, बादलों के माध्यम से अपनी प्रेमिका को अपना संदेश भेजा था। और उन्होंने बादल से जाते समय, मेघदूत से जाते समय ये कहा था कि वे बेतवा नदी को भी अपने प्रेम का प्रतिदान वर्षा के रूप में देते जाना, क्योंकि तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। तो लेखक को इन चंचल नदियों को देखकर अचानक से उन्हें ये मेघदूत की याद हो आती है और वे सोचते हैं कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। और दरअसल कोई भी नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल मैदानों में अगर वो अलग अलग रूपों में उन्हें देखेगा तो वह शायद इसी नतीजे पर पहुंचेगा। लेखक कहते हैं कि काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, यानी वे संपूर्ण संसार की माता के समान है। लेकिन लेखक का इस विषय पर अपना ही मत है। वे कहते हैं कि नदियों को माता बनने से पहले यदि हम उन्हें बेटियों के रूप में देखें तो फिर क्या हर्ज है। फिर एक कदम और आगे बढ़कर वे ये कहते हैं कि यदि हम उनमें एक प्रेमिका की भावना या प्रेमिका के रूप में देख लें तो फिर कैसा रहेगा। और कुछ और कदम आगे चलकर वे उसे ममता के धागे में बांधना चाहते हैं, एक बहन के रूप में देखना चाहते हैं। लेखक को ने इस बात का अनुभव तब किया जब वे थोलिंग में थे, यानी जो तिब्बत में एक स्थान है। उस दिन लेखक का मन उचट गया था, उसकी तबीयत ढीली थी, वह सतलुज के किनारे चल रहा था और तभी वहाँ पर वह सतलुज में के किनारे पानी में पैर डालकर, पैर लटकाकर बैठ गया। बैठे बैठे उस प्रगतिशील जल का क्या असर हुआ, वे कहते हैं कि उनका मन तरोताज़ा हो गया। दोपहर का समय था लेकिन फिर भी वो बड़ी ताजगी महसूस कर रहे थे उस निरंतर चलने वाले जल के कारण। तो इस तरह लेखक ने
एक बहन के रूप में भी देखा है। लेखक नदियों को अलग अलग रूपों में देखना चाहता है। वह चाहता है कि हम उसे एक प्रेमिका के रूप में भी हम उसे देख सकते हैं, एक बहन के रूप में भी हम उसे देख सकते हैं। और तब जब लेखक ने इस बात का अनुभव किया तो उसने ये पंक्तियाँ गुनगुनाई। जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी ये बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। यानी लेखक ने सतलुज को एक बहन के रूप में देखा और वह अत्यंत प्रसन्न हो गया जब उसका सारा तनाव जाता रहा, जब वो उसके जल में पैर डुबोए कुछ देर बैठा रहा। उसे एक शांति का अनुभव हुआ और लेखक उसे इस बहन के रूप में मानने के लिए तैयार है। तो इस प्रकार मुझे आशा है कि आप सभी को ये पाठ बहुत अच्छी प्रकार से समझ आया होगा और आप सभी कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अन्य वीडियोस का लाभ मिलता रहे। धन्यवाद।